जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम कुछ ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं वन बाय वन करके। पहला जो पॉइंट है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। देखिए ये प्राइज हाल ही में पत्रकार को दिया गया है। वैसे तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम कर रहा है, तो प्रेस फ्रीडम प्रेसों यानी पत्रकार लोगों को दिया जाएगा। यानी इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे दिया गया? इस बार 4 पत्रकार को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है शाहिद उल आलम। शाहिद उल आलम, क्लियर है? शाहिद उल आलम। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? बांग्लादेश का है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश को। और यह प्राइज ध्यान से दिएगा, यह प्राइज इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 पहले व्यक्ति थे शाहिद उल आलम। ये पत्रकार हैं। इन पत्रकार ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। उन्हें यह प्राइज दिया गया। क्लियर है? दूसरा है मोहम्मद मोसईद। मोहम्मद मोसईद कहाँ के हैं? ईरान के हैं। याद रखिएगा, मोहम्मद मोसईद ईरान के पत्रकार हैं और इसे 2020 में इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया। बात को समझिएगा। स्वेतलाना प्रोकोपाइवा, ये भी पत्रकार हैं और ये रूस के पत्रकार हैं। कहाँ के हैं? रूस के पत्रकार हैं स्वेतलाना प्रोकोपाइवा। इन्हें भी इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। चौथा है दापो ओलोरुनयोमी। दापो ओलोरुनयोमी, ये भी पत्रकार है नाइजीरिया के। कहाँ के हैं? नाइजीरिया के पत्रकार हैं। नाइजीरिया के पत्रकार हैं और इन चारों को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। अब बात करते हैं कि यह जो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, CPJ, द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया जाता है? CPJ फुल फॉर्म होता है द कमेटी टू प्रोटेक्ट, है ना? प्रोटेक्ट, द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। इन्हीं के द्वारा द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया। इन चारों पत्रकार को याद रखिएगा, इनमें से भारतीय पत्रकार नहीं है। याद रखिएगा, शाहिद उल आलम बांग्लादेश के पत्रकार हैं, मोहम्मद मोसईद ईरान के पत्रकार हैं, स्वेतलाना प्रोकोपाइवा रूस के पत्रकार हैं और दापो ओलोरुनयोमी नाइजीरिया के पत्रकार हैं। क्लियर है? चीजों को समझे। किसके द्वारा दिया जाता है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020? CPJ हाल ही में द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की घोषणा जुलाई 2020 में इसने ही इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड देने की घोषणा किया है। क्लियर है? चीजों को समझे। पॉइंट नंबर 2 कहता है मलाला दिवस। मलाला दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को। याद रखिएगा, मैं पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। मलाला दिवस, ये मलाला एक लड़की है जिसका संबंध है पाकिस्तान से। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 जुलाई को और इसी का जन्म 12 जुलाई को हुआ था। इसीलिए जो है यह निर्णय लिया गया कि मलाला दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाए। तो 12 जुलाई 2020 को विश्व भर में मलाला दिवस मनाया गया। यह दिवस विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। बात समझे? किस लिए मनाया जाता है? कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान का रक्षा करने के लिए मनाया जाता है मलाला दिवस। अब मलाला दिवस यानी मलाला के हैं, एक लड़की है जो कहाँ की है? पाकिस्तान की है। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। इसका शांति का नोबेल प्राइज, जो कि दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नोबेल प्राइज तो आप लोगों को पता होगा, 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था मलाला को। और मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। याद रखिएगा। साथ ही साथ मलाला ने एक मलाला फंड बनाया है। मलाला फंड की स्थापना किया है। मलाला फंड
जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है। और इस संस्था का जो कार्य है वह क्या है, युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करना। इसका क्या काम है, ये मलाला फंड जो बनाया गया है, इस फंड का काम है युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करना, इसका मेन उद्देश्य है। इसी के उद्देश्य से मलाला फंड बनाया गया है जो गैर लाभकारी संस्था है। साथ ही साथ मलाला का एक पुस्तक है, आई एम मलाला, ये बहुत बार पूछा गया है, पुस्तक आई एम मलाला, तो याद रखिएगा आई एम मलाला ये पुस्तक है जिसके लेखक हैं मलाला। क्लियर है, यूसुफ मलाला। ये कहाँ की रहने वाली है, पाकिस्तान की रहने वाली है। प्रत्येक वर्ष मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में 12 जुलाई 2020 को विश्व भर में मलाला दिवस मनाया गया। क्लियर है, चीजों को अच्छी तरीका से समझे। अब मैं बात करता हूँ राफेल लड़ाकू विमान का। जी हाँ, आपको पता होगा, आपने न्यूज चैनल पर सुना भी होगा, राफेल लड़ाकू विमान जो कि भारत ने खरीदे हैं फ्रांस से। याद रखिएगा, मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूँ। राफेल लड़ाकू विमान जो कि भारत ने खरीदे हैं फ्रांस से, कितना, टोटल 36, जिसमें से 5 भारत आ गया है और 2022 तक इस 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत आ जाएंगे। अभी 5 आया है जो कि अंबाला हरियाणा में पड़ता है, अंबाला एयरपोर्ट, वहीं पर इसे उतारा गया। यानी कि 5 लड़ाकू विमान अभी हमारे इंडिया में आ चुके हैं और बाकी आने हैं। टोटल 36 लड़ाकू विमान को फ्रांस से इंडिया ने खरीदा है। याद रहेगा। लड़ाकू विमान की यदि बात करें, लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको पता होगा कि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह पहले लड़ाकू विमान से उड़ने वाले पहले व्यक्ति हो गए, यानी कि राफेल लड़ाकू विमान से। क्लियर है। यदि हम बात करें राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे डसॉल्ट एविएशन। याद रखिएगा, डसॉल्ट एविएशन, है ना। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा लड़ाकू विमान राफेल का निर्माण किया गया। डसॉल्ट एविएशन एक कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना, याद रखिएगा, 1986 में हुआ था। इसी ने डसॉल्ट लड़ाकू विमान बनाया है, इसीलिए लड़ाकू विमान राफेल का नाम डायरेक्ट करते हैं डसॉल्ट राफेल। डसॉल्ट राफेल, याद रखिएगा, डसॉल्ट राफेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। लड़ाकू विमान डसॉल्ट राफेल की यदि बात करें तो इसमें 2 इंजन लगे हैं। कितने इंजन लगे हैं, इसमें 2 इंजन लगे हैं। याद रखिएगा, इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं लड़ाकू विमान में। यानी कि एक इंजन यदि मिस्टेक भी होता है तो फिर दूसरा इंजन उसमें कार्यरत होगा। यानी इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। इसमें 2 इंजन है, तो वह बात करते हैं कि 2 इंजन कौन कौन है। याद रखिएगा, एक है सिनिकमा M88। क्लियर है, सिनिकमा M88, सिनिकमा M88 एक ये है ना, सिनिकमा M88 ये इंजन है। एक इसके साथ और एक इंजन है टर्बोफैन। याद रखिएगा, टर्बोफैन। ये 2 इंजन जो है इस राफेल लड़ाकू विमान में कार्यरत है। 2 इंजन से लैस ये लड़ाकू विमान है जो जिसकी मारक क्षमता है 3700 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसकी मारक क्षमता की यदि बात करें तो 3700 किलोमीटर है। और इसकी चाल की यदि बात करें, चाल ये चलती है 2389 किलोमीटर प्रति घंटा से, 2389 किलोमीटर पर आवर से। पर अभी इसका डिनोट हुआ नहीं है, ट्रेडिंग में है, यानी रुझान चल रहा है। इतना याद रखिएगा। अभी फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ कि 2389 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी इसका फाइनली रिपोर्ट आया नहीं है, ट्रेडिंग में है, रुझान में है, वह भी आ जाएगा। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो इसका जो है ये मारक क्षमता है 3700 किलोमीटर। ये 3700 किलोमीटर रेंज तक मार सकती है। साथ ही साथ यह 60,000 फुट तक 1 मिनट में 60,000 फुट तक की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, ऊपर उड़ सकता है। बात समझिए, 60,000 फुट तक। यानी ये राफेल कुछ अलग ढंग का है लड़ाकू विमान।
जो कि भारत ने अभी फ्रांस से खरीदा है। इसकी यदि लंबाई की बात करें राफेल लड़ाकू विमान का, तो इसका लंबाई है 15 मीटर। याद रखिएगा कितना मीटर, 15 मीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा कितना मीटर है, 15 मीटर लंबाई है। 10 टन इसका वजन है, 10 टन राफेल लड़ाकू विमान का वजन है। बात समझिए। मारक क्षमता यदि बात करें 3700 किलोमीटर है। इंजन लगे हैं 2, कौन कौन इंजन है, सिनेकमा M88 तुर्बोफैन और सिनेकमा M88, ये 2 इंजन लगे हुए हैं। क्लियर है। इसका निर्माण डसॉल्ट एविएशन के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना डसॉल्ट एविएशन एक कंपनी है, इसकी स्थापना 1986 में किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनना है राफेल से, क्वेश्चन आएगा कभी हाल ही में इंडिया के द्वारा कितना राफेल जो है फ्रांस से लाया गया है, तो 5 लाया गया है, 36 खरीदे हैं। 2022 तक वो 3600 आ जाएंगे। कितने इंजन लगे हुए हैं राफेल में, कहिएगा 2 इंजन लगे हुए हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में कौन से रक्षा मंत्री हैं जो कि राफेल से उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं, कहिएगा राजनाथ सिंह। क्लियर है, क्या कहिएगा, राजनाथ सिंह। समझ गए चीजों को। अब मैं बात करता हूं कुमकुम। अब ये कुमकुम क्या है, बस इसे जरा सा स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे कि ये कुमकुम क्या है। कुमकुम एक अभिनेत्री है ना। कुमकुम एक अभिनेत्री है जिनका निधन हाल ही में मुंबई में हुआ है। एकदम याद रखिएगा, ये अभिनेत्री है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा, कुमकुम जिसका निधन 28 जुलाई 2020 को हुआ है ना। कुमकुम जिसका निधन 28 जुलाई 2020 को हुआ, इसका संबंध किस देश से है, या फिर कहेगा कि बताइए इसका संबंध किससे है, यानी खिलाड़ी है, ये अभिनेत्री है। इस टाइप से क्वेश्चन बनना है यहाँ पर। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 आपको कहता है कुमकुम के बारे में। कुमकुम एक अभिनेत्री है। ये क्या है, अभिनेत्री है। क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा, अभिनेत्री है जिनका निधन हो गया, इनका निधन हो गया 28 जुलाई 2020 को। मुंबई में इनका निधन हो गया कुमकुम का, और ये 28 जुलाई 20 को। कुमकुम की 2 फिल्में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है आपका क्या कहते हैं मदर इंडिया, है ना, एक कोहिनूर। याद रखिएगा। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, आंखें वगैरह बनाई है, भोजपुरी फिल्में भी बनाई है इन्होंने। तो याद रखिएगा, एक है मदर इंडिया और कोहिनूर, ये 2 इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, है ना, जिस पर ये कुमकुम जो है काम की थी। ये अभिनेत्री है, इनका निधन हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ जरा सा फिल्म इंडस्ट्रीज की। फिल्म इंडस्ट्रीज में सर्वोच्च पुरस्कार यदि कहा जाए जो है ना, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है भारत में। याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की यदि बात करें, इसका शुरुआत हुआ था 1969 में, और पहली विजेता थी देविका रानी रोरिक पहली विजेता थी। उसके बाद मरणोपरांत जो दिया गया था, पहली बार मरणोपरांत दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज कपूर को पहली बार कैसे दिया गया था, मरणोपरांत। याद रखिएगा, मरणोपरांत पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, 1971 में पृथ्वीराज कपूर को। यदि हम लेटेस्ट घटना की बात करें, लेटेस्ट में तो 2017 में मिला था विनोद खन्ना को। याद रखिएगा, विनोद खन्ना को 2017 में, है ना, विनोद खन्ना को। और 2018 में अभी हाल ही में दिया गया, यानी 2019 में मिला है, 2018 में अमिताभ बच्चन को, जो कि महानायक के नाम से जाने जाते हैं, अमिताभ बच्चन को दिया गया। अमिताभ बच्चन को, जो कि हरिवंश राय बच्चन के जो है सपुत्र महोदय हैं। तो याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन जिसे 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, 2017 में विनोद खन्ना को। क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। याद रखिएगा, स्वर्ण कमल, है ना, साथ में 10 लाख रुपया दिया जाता है। क्लियर है,
याद रखिएगा स्वर्ण कमल साथ में कितना 10 लाख दिया जाता है, इसमें याद रखिएगा किसमें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्यों आया, क्योंकि कुमकुम एक अभिनेत्री है जिनका निधन 28 जुलाई 2020 को मुंबई में हुआ। इनका संबंध सीधा सीधा अभिनेत्री से जाता है, याद रखिएगा। इसका प्रमुख फिल्में हैं मदर इंडिया हुआ, कोहिनूर हुआ, आंखें हुआ, ये सब फिल्में इन्होंने बनाई थी। क्लियर है। अब मैं चलता हूँ कोरोना वायरस बेअसर। कोरोना वायरस बेअसर करने वाली ये जो है 2 एंटीबॉडी की खोज हो चुकी है, वैज्ञानिकों ने इसका जो खोज कर लिया है। अब देखते हैं हम कोरोना वायरस को बेअसर करने वाला, अब इन्हें देखते हैं कि ये क्या है। चलिए अच्छी तरीका से समझते चलिएगा। कोरोना वायरस को बेअसर करने के लिए देखिए पॉइंट नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। कोरोना वायरस को बेअसर करने के लिए 2 एंटीबॉडी का खोज अभी हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। याद रखिएगा जुलाई 2020 में वैज्ञानिकों ने एक शोध में कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। और ये 2 एंटीबॉडी किसमें पहचान किया गया है, याद रखिएगा कि 2 एंटीबॉडी दक्षिण अमेरिका के स्तनधारी लामाओं से प्राप्त किए गए हैं। याद रखिएगा कहां से, दक्षिणी अमेरिका से। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका के स्तनधारी हैं, दक्षिण अमेरिका के स्तनधारी लामाओं से। लामा ये जानवर का नाम है, याद रखिएगा लामा दक्षिण अमेरिका के स्तनधारी है लामा। इन्हीं से 2 एंटीबॉडी की पहचान किया गया है जो कि कोरोना वायरस को बेअसर कर देता है। कोरोना वायरस का कोई असर नहीं होगा यदि इसका एंटीबॉडी यदि मानव के शरीर में दे दिया जाए। तो याद रखिएगा, तो दक्षिण अमेरिका के स्तनधारी यानी जुलाई 2020 का यानी हाल फिलहाल की घटना है। हाल फिलहाल में सुर्खियों में दक्षिण अमेरिका आया है। क्लियर है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है, वैज्ञानिकों ने ये एंटीबॉडी जो है दक्षिण अमेरिका के स्तनधारी के लामा से प्राप्त किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है। और लामा यदि बात करें, लामा जो है एंडीज पर्वतमाला में पाया जाने वाला एक जानवर है, स्तनधारी है ना ये लामा। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका ये महादेश है ना, और विश्व में चौथा बड़ा महादेश है। यानी महादेश में यदि स्थान बोले इसका तो दक्षिण अमेरिका का चौथा नंबर आता है। चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन है, अमेरिका है। अमेरिका की यदि दक्षिण अमेरिका की यदि बात करें, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। याद रखिएगा सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है ना। और सबसे लंबी पर्वतमाला ओजेस डेल सलाडो, याद रखिएगा क्या है, ओजेस डेल सलाडो है ना। ओजेस डेल सलाडो ये दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी नदी की यदि बात करें तो अमेजन सबसे लंबी नदी की बात करें तो अमेजन बेसिन में एक टूकन नामक पक्षी पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा अमेजन बेसिन में कौन पाया जाता है, एक टूकन नामक पक्षी पाया जाता है। किसमें, अमेजन बेसिन में। कहाँ पाया जाता है, अमेजन बेसिन में पाया जाता है, जो कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, टूकन नामक पक्षी। क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका के यदि हम घास के मैदान का नाम करें तो सेलवास होता है। आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण अमेरिका के जो क्या कहता है, उसमें दक्षिण अमेरिका का जो घास का मैदान है सेलवास कहलाता है। यानी दक्षिण अमेरिका के वर्षावन को क्या कहेंगे, सेलवास कहेंगे। बस यही क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अमेरिका के वर्षावन को स्थानीय नाम यानी स्थानीय वहां के लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है, सेलवास कहा जाता है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा क्या, दक्षिण अमेरिका के वर्षावन का स्थानीय नाम, दक्षिण अमेरिका के वर्षावन के स्थानीय नाम क्या होता है, सेलवास होता है। याद रखिएगा क्या होता है, सेलवास। क्या कहा जाता है, सेलवास। साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एक एंजिल झरना है। क्या है, एंजिल झरना है, जो कि सबसे बड़ा झरना के रूप में जाना जाता है। कहाँ पड़ता है, कैरो नदी पर। किस नदी पर, एंजिल झरना। याद रखिएगा एंजिल झरना जो कहाँ पड़ता है, कैरो नदी पर। कैरो
नदी पर पड़ता है और ये कैरो नदी ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। ओरिनिको नदी की सहायक नदी है ना, ओरिनिको नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। किसकी सहायक नदी है? ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। साथ ही साथ यह पड़ता कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में पड़ता है एंजिल झरना। क्लियर है? जो किस नदी पर पड़ता है? कैरो नदी पर पड़ता है। याद रहेगा, चीजों को समझते जा रहे हैं, अच्छी तरीका से समझते चलेंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। आप सिर्फ इसको ध्यान से इसे पढ़ते चलें बस, ठीक है ना। तो चलते चलेंगे। तो दक्षिण अमेरिका समझ में आया। दक्षिण अमेरिका महादेश है, जो चौथा बड़ा महादेश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है, और सबसे बड़ा पर्वतमाला पर्वत शिखर ओजेस डेल सलाडो, और अमेजन सबसे लंबी नदी, और टूकन पक्षी का नाम है जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका के वर्षावन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका में ही एक एंजिल झरना है जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना में पड़ता है, और ये वेनेजुएला में पड़ता है कैरो नदी पर। और कैरो नदी क्या है? ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। कैरो नदी क्या है? ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। क्लियर हुआ? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा। साथ ही साथ ब्राजील का, दक्षिण अमेरिका का एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका का कोई 3 देश का नाम बताइए जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। याद रखिएगा, कौन कौन? इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। याद रखिएगा, ये 3 देश हैं दक्षिण अमेरिका का जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन से 3 देश, कौन से ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका का जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? कहिएगा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। क्या कहिएगा? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। क्लियर है? सबसे ऊंचा झरना कहेगा दक्षिण अमेरिका का एंजिल झरना होता है। सबसे ऊंचा झरना, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में। किस नदी पर? कैरो नदी पर। कैरो नदी कौन सी सहायक नदी है? ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। क्लियर हुआ? चलिए चीजों को समझते हैं। पॉइंट नंबर 6 है भारत और भूटान। अब हम देखते हैं इसे, भारत और भूटान क्या है, बस इसे समझते हैं। भारत और भूटान के बीच, दोनों के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है। अभी हाल ही का घटना है, दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है भारत और भूटान के बीच। याद रखिएगा 15 जुलाई 2020 को भारत और भूटान के बीच, है ना, एक नया व्यापार मार्ग खुला है। क्लियर है? व्यापार मार्ग भारत और भूटान के बीच। पॉइंट नंबर 6 याद रखिएगा, एक नया व्यापार मार्ग, है ना, एक नया व्यापार मार्ग खुला है भारत और भूटान के बीच, है ना, जो कहां से कहां जाएगा? तो याद रखिएगा, यह जो है जयगांव से अहले तक जाएगा। जयगांव, जयगांव टू अहले, है ना, ये व्यापार मार्ग है। जयगांव टू अहले। जयगांव पड़ता है पश्चिम बंगाल में, अहले पड़ता है भूटान के पराखा पास, भूटान के पराखा में, है ना, पराखा में, भूटान के पराखा में जो है ये पड़ता है अहले। क्लियर है? भूटान के पराखा में अहले पड़ता है और भारत के पश्चिम बंगाल में जयगांव पड़ता है। दोनों चीज याद रहा। ये व्यापार मार्ग जो है भारत और भूटान के बीच अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और नया व्यापार मार्ग खोला गया है। क्लियर है? यदि हम भारत की बात करें तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये बात याद रखिएगा, भारत भूटान का व्यापारिक, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना, साझेदार है ना। भारत जो है भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह भी बात याद रखिएगा। भूटान से एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। भूटान का जो है राजधानी तो थिम्पू आप लोग जानते हैं, नुगलट्रम मुद्रा का नाम है, क्या है? नुगलट्रम। याद रखिएगा, भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी, है ना, भूटान की राजधानी पड़ता है, राजधानी थिम्पू, है ना, कहाँ पड़ता है? थिम्पू पड़ता है, और मुद्रा का नाम है नुगलट्रम, न्यूगलट्रम,
है ना, निवल फ्रम जो है मुद्रा का नाम है, समझे। और भूटान के संसद का नाम पूछा जाता है तो संगडू, तो संगडू याद रखिएगा, तो संगडू ऐसे करके होता है, तो संगडू होता है, समझे ना, तो संगडू याद रखिएगा इस तरह से, तो संगडू भूटान के संसद का नाम है। किसका नाम है? संसद का नाम है, संसद का नाम, यानी भूटान के संसद का नाम तो संगडू, जो कई बार क्वेश्चन इससे बन चुका है, आता है, पूछता है, याद रखिएगा। भूटान से यदि लगे राज्य की हम बात करें कि हमारे देश का कौन कौन से राज्य भूटान से लगते हैं, तो याद रखिएगा भूटान से सबसे पहले इधर सिक्किम, फिर नीचे पश्चिम बंगाल, फिर जस्ट बगल में इधर, जस्ट बगल में फिर अरुणाचल प्रदेश। देखिए यदि भूल जाइएगा आप देख सकते हैं मैप, मैप में देखिए यहाँ भूटान यहाँ पर है, ये देखिए सिक्किम, यहाँ पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश तीनों लगता है, चारों लगता है, क्लियर है। तो याद रखिएगा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भूटान से, तो याद रखिएगा कौन कौन आएगा, सबसे पहले आएगा सिक्किम, सबसे पहले सिक्किम, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा असम, हाँ, और फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने जो उगते हुए सबसे पहला सूर्योदय भारत में भी कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से? नेफा के नाम से, क्लियर है, चीजों को अच्छी तरीका से समझ रहे हैं। साथ ही साथ यदि ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो सीधा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम होकर के इसे आ जाती है नीचे। तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को नेपा के नाम से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य भूटान से लगे हैं, क्लियर है, किससे लगे हैं? भूटान से लगे हैं, क्लियर हुआ। चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा, आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आता है एक बार जरूर थंबनेल लगाइएगा, थंबनेल लगाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि थंबनेल जब लगाइएगा आपको क्लास, दमदार क्लास मिलेगा, दमदार पॉइंट मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए समझते हैं, आज का पॉइंट क्लियर किए अच्छी तरीका से। चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। सदा खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।